बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। हमसे कायम है वतन की नामूस, हम हैं बुनियानुन मरसूस और आप देख रहे हैं ज़ाहिर है खुसूसी प्रोग्राम बुनियानुन मरसूस मार्का हक़ के हवाले से। और आज का प्रोग्राम भी हमने इसी हवाले से डेलीकेट किया है क्योंकि ये मार्का हक़ पूरी दुनिया पर साबित करता है कि पाकिस्तान की अफवाज ने अवाम पाकिस्तान के साथ, अवाम पाकिस्तान के हम आवाज़ होकर अपने से बड़े दुश्मन की ललकार पर उसको वो जवाब दिया है कि शायद सदियों पर मुहित याद रखा जाएगा। आज जरा हम गुफ्तगू करेंगे कि मार्का हक़ कौमी इत्तेहाद, जुर्रत, यगानगत का तो सबूत है ही, लेकिन क्या हमने भी इससे सीखा है? और सबसे अहम तरीन सवाल ये कि दुश्मन जो है वो आज भी ताक में बैठा हुआ है और वो नहीं चूक रहा किसी भी ऐसी शरारत से जिससे ज़ाहिर है हम अगर खुले अल्फाज में बात करें तो एक वो दहशतगर्दी का जो इफरीत है उससे पूरी दुनिया निपट रही है। लेकिन पाकिस्तान ने इस पादाश में अपने बहुत सारे शहदा का खून बहाया है। अपने शहदाओं को यहाँ पर ज़ाहिर हम बार बार खराज अकीदत पेश करते हैं, लेकिन ये जो दुश्मन की तमाम तर कार्रवाइयाँ हैं इसको बहरहाल रोकने के लिए, अपने शहदा की कुर्बानियों को याद करने के लिए अब हमें शायद ये भी वक्त के साथ ज़रूरत महसूस हो रही है कि मज़ीद पेशबंदियाँ करनी चाहिए। कुछ अहम शख्सियात हैं जिनसे आज जरा गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनसे सीखें और जानें कि जब इस तरह की फतूहात होती हैं तो मोराल कितना हाई होता है और फिर आप मजीद पेशबंदियां क्या करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड करार हुसैन शाह साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत है। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका सना और आपके थैंक यू वेरी मच। एयर कमोडोर रिटायर्ड रजा हैदर, दिफाई तज्जियाकार हैं, से आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। आपसे भी जरा गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ज़ाहिर ये पूरी जो कहते हैं ना डॉग फाइट जो है अब आज पूरी दुनिया में इसको न सिर्फ ये कि डिस्कस किया जा रहा है बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि इसको बाकायदा तौर पर डिफेंस का जो करिकुलम है उसका भी हिस्सा बनाया जा रहा है। लेकिन मैं गुफ्तगू का आगाज़ करार साहब आपसे करना चाहूँ। करार साहब, हर मार्का जो है वो एक नई तक़वियत देता है, एक नया जज्बा पैदा करता है। लेकिन ये जो मार्का हक़ है, मैं पिछले कई दिनों से जब हम ट्रांसमिशंस कर रहे हैं तो मैं लोगों से ये कहती हूँ कि हम सुनते थे कि 65 की जंग के हालात क्या थे, 71 में क्या था, कारगिल का क्या सिचुएशन थी, लेकिन ये जो मार्का हुआ है ये तो आज यंगस्टर्स ने खुद देखा भी है और उनके इल्म में भी है। वो जो जेंजीज हैं जो सिर्फ ज़ाहिर है किताबों में किसी हद तक पढ़ते थे, आप क्या समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना पावरफुल है? और न सिर्फ ये कि हमारे लोगों के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, बल्कि दुनिया के लिए क्या इम्पैक्ट इसने डाला है? ना इम्पैक्ट तो आपके सामने है। आपके सामने ईरान और अमेरिका लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया की नज़रें आपकी तरफ हैं। अमेरिका कहता है कि जी पाकिस्तान से बेहतर सालिस नहीं है, ईरान कहता है जी पाकिस्तान से बेहतर सालिस नहीं है। एक ऐसी जंग जो बिल्कुल तीसरी आलमी जंग बनने के करीब थी और पाकिस्तान की कोशिश से उसको अगर रुकवाया गया है तो ये उसका इम्पेक्ट है पूरी दुनिया में। देखें, आपसे 6 गुना बड़ा दुश्मन था और हमेशा से बड़े बड़े जो हमारे आईटी के अदारे थे इंटरनेशनल, उस पर इंडियंस का होल्ड रहा। तो आप देखें, गूगल में इंडियंस होंगे, यूट्यूब में इंडियंस होंगे, जहाँ आप जाएँ इंडियंस होंगे। इस चीज़ के बावजूद उनकी खारजा पॉलिसी पाकिस्तान के निस्बत बहुत बेहतर थी। इस चीज़ के बावजूद अगर आज दुनिया उनको एक कोने में बिठा के आपसे बात कर रही है तो ये मार्का हक़ के सम्राट हैं। ये हमारे एयरफोर्स के उन शाहीनों की मेहनत का नतीजा है कि वो उनके हवाई जहाज़, जंगी जहाज़ जो हमारी मस्जिदों पे अटैक करने आए थे, जिन्होंने हमारे कुरान पढ़ते बच्चों को मदरसों में शहीद किया, वो जब वापस गए तो उनको अक्सरियत को उन जहाज़ों को ज़मीन पे लैंड करने का मौका नहीं मिला। जैसा आपने अभी आज सुबह सुना होगा कि हमारे फील्ड मार्शल ने कहा था कि उसे यकीन था कि अल्लाह की मदद आ गई है और अल्लाह की मदद से ये कौम एक हुई। अल्लाह की मदद से हमारे जवानों ने, ख़ास तौर पे हमारे एयरफोर्स के शाहीनों ने जो पहले दिन कमाल किया ना, उसने बाकी अगले 2 दिनों की एक ऐसी बुनियाद रख दी कि हिंदुस्तान को समझ नहीं आ रही थी कि करना क्या है। उसकी एक दूसरी आप देखें, मैं आपको वजह बताता हूँ कि जिस रोज़ उनके जहाज़ गिरे, ये 7
सुबह की बात है, 7 मई 2025 की। 8 मई को उनका कोई जहाज नहीं उड़ा। फिर वो इसराइल के दिए हुए ड्रोन्स आए। हाँ जी। और ड्रोन्स उन्होंने उड़ाए, और ड्रोन्स भी इसराइल ने तो बड़े एतमाद के साथ, बड़े भरोसे के साथ इंडिया को दिए थे। और वो ड्रोन भी हमारे लोगों ने ऐसे गिराए जैसे वो परिंदों को नहीं शिकार करते, जो अच्छे शिकारी होते हैं ना, वो पहले परिंदे को उड़ाते हैं, चाहे वो तीतर का शिकार हो, चाहे मुर्गाबी का शिकार हो, उड़ती जो है ना मुर्गाबी को वो फायर करते हैं। तो उन्होंने, हमारे लोगों ने तो उनके ड्रोन ऐसे गिराए जैसे मुर्गाबियों गिराते हैं। अच्छी बात की है करार साहब। आप ही की बात को आगे लेते हुए रजा हैदर साहब से जरा गुफ्तगू करते हैं। रजा साहब, वैसे मुझे बताया गया सुंदस मुस्तकीम माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, मैडम आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। रजा साहब, जरा आपसे गुफ्तगू करते हैं, फिर सुंदर साहिबा से बैनुल अक़वामी मंजरनामे में जो पाकिस्तान ने तब्दीलियां की हैं उस पर जरूर तबसरा करेंगे। रजा साहब, कितनी इंपॉर्टेंस है? देखिए, हम तो आप लोगों से, मैं बार बार कहती हूँ, सीखते हैं, समझते हैं। आप लोगों की टर्मिनोलॉजीज हमें सिखाती हैं कि भाई दुनिया में ये हुआ था और हम यहाँ खड़े थे। अब ये जो डॉग फाइट वाली सिचुएशन पाकिस्तान ने दुनिया के लिए, जिस पे दुनिया शशदर रह गई कि भाई ये कैसे किया, मैं ये जानना चाहती हूँ, जब आप लोग ज़ाहिर ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं, आप लोगों के अलग मुराज होते हैं, आप लोगों को सिखाया, आप लोग देखते हैं बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये जो मार्का हुआ है, ये सिग्निफिकेंस की तारीख, ज़ाहिर है जब हम एमएम आलम वाले जहाज़ों को याद करते हैं तो एक बिल्कुल अलग हमारे अंदर जज्बा होता है, लेकिन इस दफ़ा जो ये लॉक करके, और जैसे अभी करार साहब कह रहे थे कि वो जो इजरायली ड्रोन्स थे उनसे बच्चे और यहाँ पर हमारे देहाती जो लोग थे वो खेल रहे थे, और वो इजरायली साख्ता ड्रोन्स भी कुछ ना बिगाड़ सके। सो एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग यू पीपल हैव। और दूसरा ये कि इस तरह के मार्के जब हो जाते हैं तो फिर आप लोग भी क्या वो होते हैं हैरान कि यार ये तो हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। थैंक यू मिस सना। पहले तो आपके प्रोग्राम्स के तवज्जुह से सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो मार्का हक की। सर आपको भी। दूसरे, आपने बहुत शुक्रिया, आपने प्रीएम्बल में बात की कि फ्यूचर वॉरफेयर के इसके ऊपर इम्पैक्ट क्या होंगे और हमारा जो ओवरऑल इसमें जो जंग हुई है उसके ऊपर। देखिए, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है टेक्नोलॉजीज, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, और हमेशा वो फोर्सेस जो अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अहम आहंग रखती हैं वही आगे चलती है। पाकिस्तान एयरफोर्स का खासा है कि हमेशा वो जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है उनको इंडक्ट कर लेते हैं। देखिए, जब 2019 में वहां पर मोदी ने कहा कि अगर राफेल होता तो आज ये ना होता, तो इसका उन्होंने फिर फौरन राफेल इंडक्ट किया। राफेल बहुत पोटेंट एयरक्राफ्ट है, उसकी एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज थे, अदरवाइज जहाज में कोई इशू नहीं है। जब वहां राफेल हुआ तो अब बैलेंस ऑफ पावर को हमने इस तरफ शिफ्ट करना था, अपनी तरफ, तो हमने J-10C प्रोक्योर किया। J-10C के साथ BVRs जो कि PL-15, ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पावर हमारी तरफ आ गया। तो सबसे पहले तो आपको देखना होता है कि आपकी जो फोर्सेस हैं उसका बैलेंस किस तरफ है, और वो टेक्नोलॉजी जो रिक्वायर्ड है जंग को जीतने के लिए कि आपके पास है। सेकेंडली आ जाए आप ड्रोन्स की तरफ। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ड्रोन्स वॉरफेयर में बहुत अच्छा है, जो कि इस जंग में बहुत इस्तेमाल हुई। तीसरी चीज है मिसाइल्स। ये तीनों चीजें जो है इस वक्त फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। चौथी चीज है साइबर। साइबर में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी हाउसेज, उनकी ट्रेन, उनके हेडक्वार्टर्स, उनको जैम किया। चौथी चीज जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, या उसको पांचवी कह लें, जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में, वो होती है साइकोलॉजिकल या मीडिया वॉरफेयर। मैं इसमें बहुत अप्रिशिएट करूंगा हमारे मीडिया को, जिसने वॉर रिपोर्टिंग, जो कि एक प्रॉपर फील्ड है, और वॉर रिपोर्टिंग जिस तरह रिस्पॉन्सिबली पाकिस्तानी मीडिया ने की, इंडिया ने उस तरह नहीं की। उन्होंने, हमने अगर 6 जहाज और उसके बाद कंफर्म हुआ 8-0 गिराया, तो हमने उसका प्रूफ भी दिया, इंडिया ने भी क्लेम किया। मैं हैरान हूं कि इंडियन एयरफोर्स चीफ AP सिंह, चीफ मार्शल AP सिंह ने ये बात की कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज गिराए, और जब उनसे पूछा गया कि कोई एविडेंस है तो वो नहीं दे सके, क्योंकि जहाज जो है एक ऐसी चीज नहीं होती जो बहुत छुप के, वो उसका रैकेज होता है, उसके सैटेलाइट थंबप्रिंट्स होते हैं, मतलब बहुत इसके एविडेंसेस होते हैं जो कि पाकिस्तान ने दिए। ये तो हो गया एक ओवरऑल की जंग किस तरह लड़ी गई। आपने बात की थी शुरू में प्रीएम्बल में इसके जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट। देखिए, जंग तो ये 88 आवर्स की थी, बल्कि मैं तो ये कहूंगा, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, जंग 55 मिनट्स की थी। हमने उस 55 मिनट्स के एयर कॉम्बैट में एक्चुअली 8-0 करके, ऐसे ही जैसे पहले ओवर में 8 विकेट गिरा थे। 8-0 होने के बाद इंडिया रिकवर नहीं कर पाया, उनकी इंडियन एयरफोर्स 2 दिन के लिए ग्राउंड हो गई। और इंडियन एयरफोर्स का ग्राउंड होना इसका मतलब ये कि हमारे पास एयर सुपीरियरिटी है, और जिस मुल्क के पास एयर सुपीरियरिटी होती है उसके पास एक वॉर की सुपीरियरिटी होती है। तो वो 2 दिन तक कंटिन्यूसली, बल्कि एंड तक 10 मई तक इंडियन एयरफोर्स दोबारा वापस नहीं आई। ये थी हमारी विन।
जो इस नेशनल लेवल पे थी। जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2022 आई थी, उसमें इंडिया एक मेन प्लेयर था अगेंस्ट चाइना। उसमें उन्होंने कहा था चाइना हमारा थ्रेट है और इंडिया उसमें हमारा पार्टनर है टू काउंटर दैट थ्रेट। लेकिन जो 2025 की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आई है, जी। दैट केम इन दिसंबर 2025, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें इंडिया जो है एक उनका कमर्शियल पार्टनर है, उनका ट्रेड पार्टनर है, उनका बिजनेस पार्टनर है। जी जी दे आर नॉट सीइंग इंडिया एज ए थ्रेट, एज ए काउंटर थ्रेट टू चाइना। जबकि एग्जैक्टली। हमेशा इंडिया क्लेम करता है कि मैं टू फ्रंट वॉर के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूं, चाइना और पाकिस्तान। लेकिन इस मार्के ने ये दिखा दिया कि इंडिया कैन नॉट इवन कम्पीट पाकिस्तान, वॉन्ट टू टॉक अबाउट चाइना। ठीक है, और ये सारी फिर जो उन स्ट्रेंथ है यूएसए की भी और वर्ल्ड की भी पाकिस्तान की तरफ आ गई। दैट इज एक्चुअली व्हाट वी गेन इन दैट 4 days or सच अ 88 गुड hours war. एनालिसिस रजा It's साहब, strategically balanced. सच अ गुड एनालिसिस। मैं भी इस पर आपसे मजीद कंटिन्यू करती हूँ। सुंदर साहिबा, थैंक यू वेरी मच मैडम, अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर ये तो वो सारी एक्सपर्टीज़ हैं जो हमारे दोनों ज़ाहिर शख्सियात फरमा रही हैं। ब्रिगेडियर साहब भी बता रहे हैं, एयर कमोडोर साहब भी बता रहे हैं। जो एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है वो शायद अब ये है कि एक ऐसा मुल्क जो पूरी दुनिया में गाना बजाना करता रहता था कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, दहशतगर्दी प्रमोट होती है और फलाना और धमाका, आज वो खुद एक आइसोलेटेड मुल्क की हैसियत से दुनिया के सामने मौजूद है। दूसरी सबसे अहम तरीन बात यह कि जो हेजमनी कायम करने की जो एयर कमोडोर साहब बात गुफ्तगू कर रहे थे, वो कोशिशों में था, वो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना क्लोज डोर हो रहा था अमेरिका के साथ भी और बाकी सारी ममालिक के साथ भी। वो सारा कुछ वाइप आउट हो गया। इस मार्का हक से आप क्या समझती हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान ने जो अचीवमेंट्स लिए हैं, विच वी ऑलरेडी सीन इट, लेकिन हम आपसे भी जानना चाहेंगे ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं इस पूरे खित्ते के लिए, बिलखुसूस जनूबी एशिया के हवाले से, और फिर अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान सेंटर ऑफ अटेंशन है, इसलिए नहीं कि सिर्फ अमेरिका से आपकी दोस्ती है। मैं बार बार मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कह रही हूँ कि आज रशिया भी है, चाइना भी आपका एक मुल्क है, और वो सारे मिलकर भी आपको ट्रस्ट करते हैं। जी, पाकिस्तान की सिर्फ कामयाबी है, सरकार की जीत है, वो सिर्फ सत्ते तक महदूद नहीं रही है। अभी रिसेंट अमेरिका, इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट में पूरी दुनिया ने देख लिया है, पूरी दुनिया तक पाकिस्तान की गूंज है। ना सिर्फ इस खत्ते में तो पाकिस्तान ने बताया कि आइसोलेशन का शिकार पाकिस्तानी, बल्कि भारत बजाते खुद है। भारत का जो एक एजेंडा था पाकिस्तान को तनहा कर देने का, वो खुद उसके अपने पर लागू होता है। उसके इजराइल के अलावा सब भारत के साथ इसका कोई भी नहीं है। आपने देखा कि वो उसने अफगानिस्तान से बनाने की कोशिश की, जिसकी टीटीपी तंजीम को उसने खुद दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया था, उसी हुकूमत का दरवाजा खटखटाया। लद्दाख के मामले में चाइना से बहुत बिगड़ गए थे, फिर चाइना को अपने मुल्क इन्वाइट किया, नेपाल जैसा मुल्क उनके साथ नहीं खड़ा था, सेकंड हिंदू स्टेट। तो खत्ते में तनहा रह जाने की मिसाल जो है भारत से बेहतर और कोई नहीं मिलती है। जबकि बात की जाए मार्का हक के तवज्जुह से पाकिस्तान की सफारती कामयाबी की, तो 11 महीने में पाकिस्तान का दूसरा मेजर स्ट्रोक जो अभी हमने देखा है कि पाकिस्तान एज ए मेडिएटर और फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया था इस रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में, तो तीसरी आलमी जंग की तरफ रोकने से अगर किसी मुल्क ने बचाया है तो पाकिस्तान है, और उसका सेहरा पाकिस्तान के सर जाता है। अगर वजह कोई भी हो, लेकिन अगर पाकिस्तान फ्रंट लाइन पे आ गया है तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है। यूएस जैसा मुल्क पाकिस्तान पर ट्रस्ट कर रहा है, और सालिस वही होता है जिस पर तमाम ममालिक का एतमाद डेवलप हो, दोनों फराकीन का एतमाद डेवलप हो। तो ईरान और अमेरिका ने जिसने पाकिस्तान पर एतमाद किया, तो पूरी दुनिया को पाकिस्तान की तरफ जो है वो एक एप्रिसिएशन उसको देनी पड़ी थी। और अगर आप देखें कि इंडिया जो आज किस बात का पता मना रहा है, किस बात का जो है वो मतलब जीत मना रहा है, आपको अगर याद होगा 1 साल पहले इंडियन लीडरशिप तो कोई हतमी तौर पर बयान भी नहीं दिया गया था। कितनी शेकिंग स्टेटमेंट्स उसकी लीडरशिप की जानिब से सामने आ रही थी। वो तो ये भी नहीं बता सके थे कि जंग में नुकसान कितना हुआ। उसका की सबसे पहली उनकी मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से जो हमें बयान सुनने को मिला था वो ये था कि जंग होती है तो दोनों तरफ से नुकसान होता है, तो भारत अपने होने वाले नुकसान का भी जायजा ले रहा है। ये सबसे पहला उनका बयान था जब वो हार को फिलफौर तस्लीम नहीं कर सके थे। फिर हमने देखा विद द पासेज ऑफ टाइम झूठ पर मबनी जो है डिसइंफॉर्मेशन की मशीन एक साल में भारत बन गया, और मिसइंफॉर्मेशन की और फिर झूठ पर मबनी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी सामने आती रही। और फिर रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया जंग के बाद से मार्का हक और उनके सोगोल से कि जनाब हमने जो दहशतगर्द ठिकानों पर हमला किया था तो पाकिस्तान ने उनकी मदद की। सीरियसली आप किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पर भले आप दहशतगर्द बड़ी ही अच्छी इंटेंशन के साथ दहशतगर्द तंजीमों के ऊपर ही हमला करने वाले हैं, तो आप किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन में घुसकर बगैर उसकी इजाजत से कैसे कर सकते हैं?
पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि पाकिस्तान खुद अंदरूनी तौर पर जो है दहशतगर्दों से खुद कितनी बुरी तरह जो है वो निपटने की कोशिश करता रहा है। पाकिस्तान is among the countries we have lost more men in war against terrorism, and not just men, we have lost our women and kids as well. पूरी दुनिया में 90,000 से ज्यादा अगर लोगों की, ना सिर्फ फौजियों की बल्कि अपने निहत्ते मुसलमान शहरियों की जो कुर्बानी दी है वो पाकिस्तान ने दी है इन द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। तो हम मिलकर लड़ते हैं ना। अगर आप तवक्कुफ कीजिएगा, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अहम मामला ये है कि मार्का हक जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं बार बार कह रही हूँ कि परवरदिगार का एहसान है कि ये दिन हमें देखना नसीब हुआ। लेकिन अब जरा हम अगले ब्रेक में ये बात करेंगे कि ये जो दुश्मनों का गठजोड़ है इसको तोड़ने के लिए भी एक पूरी प्लानिंग की जरूरत है, और हम उस पर जाहिर है पूरी तरह काम कर रहे हैं गज़बुल हक की सूरत में, और फिर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मार्का हक बुनियानुल मरसूस के हवाले से, और बिल्कुल ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तानी कौम को ना मरूब किया जा सकता है ना झुकाया जा सकता है। करार हुसैन साहब, ज़रा मैं चाहूँगी आप इस पर ज़रूर तबसरा फरमाइएगा। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की ये जो वेंचर है दहशत गर्दी को प्रमोट करने का, क्योंकि इधर वो भागे भागे अमेरिका से आ गया कि मेरे मुल्क में पता नहीं पहलगाम में पाकिस्तान ने दहशतगर्द भेज दिए, आज दिन तक बिल्कुल सही बात है, एक टके का एविडेंस नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि बगलगीर हुए अफगानिस्तान के सो कॉल्ड रिजीम के वजीर खारजा से, ये कौन सी रिजीम के लोग हैं इस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चन ये है सर कि आप क्या समझते हैं, क्या ये वेंचर दहशतगर्दों का पाकिस्तान के लिए थ्रेट है? सो हम उससे नबरदाजमा हो रहे हैं, मैंने कहा गज़बुल हक जारी है, लेकिन अनदर वे दुनिया को भी तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए विद पाकिस्तान एज वेल। ना देखें, दुनिया ने तो पहचान लिया था तालिबान को पहले। कितने ममालिक हैं जो तालिबान को तस्लीम करते हैं उनकी हुकूमत को। जब मोदी को मुंह की खानी पड़ी मार्के हक में, तो उसको समझ आ गई कि पाकिस्तान के साथ इस तरह की जंग में वो जीत नहीं सकता। और आपको याद होगा, माशाल्लाह आपका तो मुझसे भी ज़्यादा तजर्बा है। नहीं सर, ये वही तालिबान हैं जिनको अशरफ गनी के दौर में वो दहशतगर्द, बुनियाद परस्त, जो बुरे बुरे अल्फाज होते थे उन्हीं को वो कहा करते थे, और कभी उन्होंने इनके लिए, लेकिन आजकल बड़ी पक्की दोस्ती चल रही है। तो ये साबित होता है कि उन्होंने जब देखा कि वो पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट जंग में कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने बैक से, हमारे कहते हैं पुश्त में खंजर घोंपने की कोशिश की। लेकिन आप देखेंगी कि बहुत जल्द अफगानिस्तान के अवाम इन तालिबान को उखाड़ के फेंक देंगे। उसकी वजह क्या है? देखिए, ये जो तालिबान की हुकूमत है ना, ये किसी कानून के तहत वजूद में नहीं है। रिजीम है जिसको ना वो जिरगे में आई, ना इलेक्शन में आई। आम जो अफगानी है वो पाकिस्तान से प्यार भी करता है और पाकिस्तान के उस एहसान को नहीं भूला है जो पाकिस्तान ने 40 साल इन अफगानों को न सिर्फ अपने पास रखा, इनके जो महाजर कैंप थे सना, यकीन करें वहाँ पे वो सहूलतें होती थी जो हमारी आम आबादियों में भी नहीं होते। अच्छे स्कूल, पानी की फराहमी, तिबी सहूलियात, मेडिकल फैसिलिटी जिसको बोलते हैं। मैंने खुद इनका जो है ना पब्बी एक जगह पेशावर और नौशहरा के दरमियान उनका पूरा बहुत बड़ा एक शहर था, वो मैंने विजिट किया। अरे सर, आप इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? कराची में रहे ना, ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? सही आप कह रहे हैं, तो हमने उनका बहुत ख्याल रखा है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आम अफगानी जो है ना वो अभी भी पाकिस्तान के, लेकिन जो असल बात यह है कि दूसरे के पैसे पर, दूसरे के पेरोल पर दहशतगर्दी नामंजूर, तो रियासत पाकिस्तान तो मार खा रहे हैं ना। अभी जो पाकिस्तान जिस अंदाज से उनके तालिबान के हामियों को या उनके, देखे मेजॉरिटी हमारे पास जो आते हैं वो अफगानिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। हमारे जो पुराने ट्राइबल बेल्ट के लोग थे, अभी तो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हैं, वो सारे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। जी। इवन के जैसे मैंने अर्ज किया और मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि मेजॉरिटी अफगानों के भी पाकिस्तान के साथ प्यार करती है। उनको पता है कि इस्लाम का जो किला है वो पाकिस्तान है। कभी अफगानिस्तान पे मुश्किल वक्त आए तो पाकिस्तान ने उनका साथ देना है। लेकिन ये जो तालिबान रजीम है, मेरा अल्लाह को मंजूर हुआ, इंशाल्लाह इनके साथ भी वही होगा जो इंडिया में
हमने किया है इंशाल्लाह ताला, आप फिक्र ना करें। ब्रिगेडियर साहब, आपका वक्त कम है लेकिन आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। हम जरा यहीं से कंटिन्यू करते हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड रजा हैदर साहब के साथ। रजा साहब, इंपॉर्टेंट बात की है करार साहब ने कि ज़ाहिर हमने इनको वैसे थे एक भाई के, जब इन पर ज़ाहिर जंग हुई और फिर ज़ाहिर एक बाइंडिंग भी है इंटरनेशनल लॉ की, उसके मातहत हमने यहाँ पर इनको अपने भाई की हैसियत से कैंप्स भी फराहम किए, रहने को दिया, खाने को दिया, पीने को दिया। एहसान की बात नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ज़रा सा मुख्तलिफ है। एक ऐसा मुल्क जिसकी कोई, बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है, ना कोई इनकी आर्मी, ना इनकी कोई इकोनॉमी, ना इनके पास कोई किसी तरह की चीज़ें, उसके बावजूद दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए हिंदुस्तान के कांधों पर बैठकर ये जो तमाम तबाज़माई कर रहे हैं दोनों, क्या आप समझते हैं कि इसके रिपरकशंस अगर खित्ते पर पड़ते हैं और बिलखुसूस अगर खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक पाकिस्तान पर पड़ते हैं, तो फिर दुनिया को भी इस पर तशवीश का इजहार करना चाहिए? जी सना, मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा जहां से ब्रिगेडियर साहब ने छोड़ा। जी सर। एक तो देखें, इंडिया ने इसको कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहा है, जो वायलेंस इन बलूचिस्तान एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री थ्रू अफगानिस्तान। एक तो ये हमें बड़ा क्लियर है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और उसकी वजह यह है कि इंडिया को कन्वेंशनल वॉर में समझ आ गई है कि हम कम्पीट नहीं कर सकते, इसलिए वो सब कन्वेंशनल वॉर में चला गया। दिस इज वन। नंबर टू, इंडिया और इजराइल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इस वक्त कनेक्शन चल रहा है, और आपको पता ही होगा कि उनके बेशुमार कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मिलिट्री से रिलेटेड भी और नॉन मिलिट्री भी, स्पेशली स्पाइंग में और साइबर में और इन चीजों में उनका इस वक्त बहुत ज्यादा रोल है। बिल्कुल ठीक। तो ये भी एक नेक्सस है जो इस वक्त रोल प्ले कर रहा है इन अफगानिस्तान। जो पाकिस्तान का तीसरी बात, जो गजबुल्लाह जो हमारा ऑपरेशन है इस वक्त, इस ऑपरेशन का आप एक बेनिफिट देखें कि पाकिस्तान ने अपने आप को एक वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट फाइट करने वाली पीस लविंग कंट्री दिखाया है, जिसका एडवांटेज कमें हुआ ईरान यूएस नेगोशिएशंस कराने में। अब दुनिया हमें देख, जो कि इंडिया कंटिन्यूसली अपने कई सालों से एक ही नैरेटिव को बिल्डअप कर रहा था, पाकिस्तान एक टेररिस्ट सपोर्टिंग कंट्री है। आज वो ही बिल्कुल कहना चाहिए खत्म हो चुका है नैरेटिव, और इस वक्त ईरान और यूएस की जो नेगोशिएशंस हैं वो पाकिस्तान के सॉइल पे हो रही हैं। कमोडोर साहब, कच्चे कलामी की माफी दीजिएगा, मैं आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, आप इसी को कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन किसी के पास कोई कैपेसिटी हो ना, यानी आप किसी मुल्क से लड़ने की, कुछ चीज़ों पे तो हम कहते हैं ना रियलिटी चेक होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि ये भाई इंडिया की जो है वो बड़ी फौज थी, लेकिन देखो उसका तहस नहस हो गया ना। राफेल्स आपने खुद कहा कि मंगाने के लिए मर रहे थे, मंगवा भी लिए लेकिन चलाने ही नहीं आए, और S4 का साथ भी ऐसा ही हुआ। अब एक मुल्क की कैपेसिटी ही नहीं है, जैसे अफगानिस्तान मुल्क जहां पर कुछ है ही नहीं, वो दहशतगर्दी के लिए पैसा पकड़ रहे हैं हिंदुस्तान से, बंदे मरवाने के लिए भेज रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। सो दैट्स अ क्लियर मैसेज आई थिंक फ्रॉम द अफगान रिजीम जो इनकी बैठी हुई है कि दे आर द प्रोमोटर फॉर दोस टेररिस्ट जो कि अनस्टेबल करें इस पूरे रीजन को। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि उनकी कोई फोर्सेस नहीं है, वो कंटिन्यूसली गोरिल्ला वॉर पे डिपेंड करते हैं। एब्सोल्युटली गोरिल्ला वॉर और टेररिज्म एक इसके थ्रू वो यहाँ पे एक कियोस क्रिएट करना चाहते हैं। बैक पे उनके इंडिया है जो कि उनको स्पॉन्सर करता है। इट इज रनिंग लाइक अ बिजनेस, कि वो वहां से फंडिंग आती है, फंडिंग के थ्रू हमारे मुल्क में आके वो टेररिज्म करते हैं और हम उनको काउंटर करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिएगा कि इस ऑपरेशन के बाद ये काउंटर टेररिज्म भी हो जाएगा, इंडिया यहाँ पर भी मार खाएगा, और पाकिस्तान का जो इमेज है वो तो एज ए पीस लविंग कंट्री बन ही चुका है सब दुनिया में, क्योंकि अब तो इस ईरान इजराइल की नेगोशिएशन, ईरान और इजराइल यूएस की, आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया रज़ा साहब। मैं जरा सुंदर साहिबा को भी इसमें शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। अभी पिछले हफ्ते की लीड अखबारात की खबरों में थी और हम देख रहे थे उसको, इंटरनेशनल मीडिया ने भी सुंदर साहिबा काफी लिखा उसके ऊपर कि इन्होंने बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं कि ट्रेड की है असलहे की। और जब मैं असलहे की बात करती हूँ तो मैं हमेशा ये लफ्ज़ कहती हूँ कि अगर दुनिया में असलहा साज कंपनीज हैं तो वो ज़ाहिर असलहा बना रही हैं, और जो लोग बहुत तेज़ी से असलहा समेट कर अपने यहाँ खरीदो फरोख्त के अमल में हैं, जैसे इस वक्त इजराइल और हिंदुस्तान यानी इंडिया आपस में इस सारे मामले को कर रहा है, विच मीन्स के वो असलहे के इस्तेमाल को भी ज़ाहिर उसकी एक्सरसाइजेज में भी
पूरी तरह मोटिवेटेड होंगे। असलहे की दौड़ में हिंदुस्तान जैसे शामिल है, इजराइल जैसा नापाक वजूद रखने वाला एक मुल्क मौजूद है। आप ये फरमाइएगा, क्या आप समझती हैं कि दुनिया को अब इस मामले पर सीरियस होने की या अपने कंसर्न शो करने की जरूरत है कि दहशतगर्दी के प्रमोटर्स जो हैं, अगर वो हिंदुस्तान और इजराइल जैसे ममालिक हैं, तो फिर जाहिर है यूएन की तो वह हैसियत की बात नहीं करूंगी मैं, क्योंकि आज यूएन के ऊपर भी बड़े क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन क्या आप समझती हैं कि पावरफुल पीस मेकर्स के लिए बहुत जरूरी है कि इन जैसे दोनों ममालिक के साथ अपने राब्तों को रिव्यू भी करें और फिर इनको एक एक डिस्टेंस क्रिएट किया जाए, जिसको हम डिप्लोमेटिक टर्म में आइसोलेशन ही कहते हैं? स्ट्रांगली विश टू प्रे कि ऐसा हो कि दुनिया इस तरफ भी, दुनिया की तवज्जो भी इस तरफ हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा वेपन्स बनते हैं और मतलब जो आप देखें वेपन इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ड्रग इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, वेपन इंडस्ट्री दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रीज में से है और भारत का इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होना लम्हा टिकिया ना सिर्फ सत्ते के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और देखिए कि वो मुल्क जिसके अपने गरीब फुटपाथ पर सोने पर मजबूर है, जिसमें इतनी शदीद पोलराइजेशन है कि उसके अमीर इतना अमीर और गरीब इस कदर गरीब है कि उसमें मिडिल क्लास जो है वो सुकड़ती चली जा रही है और आप अपने गरीब आवाम पर पैसा लगाने के बजाय सुंदर साहब ने वेरी वेल सेड और आप अपने वेपन्स पर, अपने दिफाई निजाम पर पैसा लगाते चले जा रहे हैं। किस बात की आपको इनसिक्योरिटी है? जंग तो आप पाकिस्तान से, जो 7 गुना बड़ा मुल्क है भारत पाकिस्तान से, आप पाकिस्तान से हार गए हैं, मईशत आपकी हमसे बेहतर है, आप फिर भी हमसे हार गए हैं। आप देखें कि इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन वॉरफेयर की तरफ दुनिया मार के बाद पे 2 मुल्क हैं, कैसे अपनी फिजाई, जमीनी और समंदरी अपनी कुव्वत को जो है वो मजीद बढ़ाया जाए और मार के हक के बाद से अभी दोनों कंट्री जो है वो देखती हैं कि आने वाली अदवार में जंग किस तरह से होगी। अब वो दौर नहीं है जनाब 1965 की तरह के टैंक जो है आप टैंकों से जंग होती है। अभी तो दिफाई निजाम जो कि आप देखेंगे S-400 जैसा दिफाई निजाम जो रशिया से भारत ने खरीदा था $5 अरब की एवज 2018 में, जो रशिया और भारत का मुआहदा हुआ था जिसमें वो 3 ले चुके थे, लेकिन किस काम के? एक भी पाकिस्तान का मिसाइल आप इंटरसेप्ट नहीं कर सके थे। ठीक है, आप अपने अरबों डॉलर जो है वो दिफाई निजाम पर लगाते चले जा रहे हैं। अभी भी मार्का है के बाद से 8.9% इंडिया के दिफाई निजाम में बढ़ा था, इजाफा किया था। पाकिस्तान ने भी 11% किया था, लेकिन पाकिस्तान ने तो जंग जीती थी। 0.6 पूरी दुनिया को मालूम है कि 0.6 का मतलब क्या है, जबकि उस वक्त की उनकी लीडरशिप के बारे में ये हो गया ना मैडम, अब तो 8-0 हो गया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। जी, पहले 5-0 थे, फिर हमने देखा कि 11 मई को 6-0 हुए, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने तो वो तो मेरे वाले पत्नी की थी। हाँ जी, अच्छा सुंदर, मैं आती हूँ एक चीज, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहती थी सुंदर साहब, ये जो अभी हम पीस की बात कर रहे थे, एयर कोमोडोर साहब भी बात कर रहे थे, करार साहब भी बात कर रहे थे, क्या आप समझती हैं, मैं सवाल तकरार के साथ कर रही हूं कि दुनिया ने एक प्रैक्टिकल देख लिया ना, यानी हम नहीं कह रहे, चले अगर हम ही क्लेम कर रहे होते ना कि भाई हमने मारे हैं तो एक अलग बात थी, हम नहीं कह रहे, जिसको दुनिया सुपर पावर मानती है, जो अपने मातहत बहुत सारे ममालिक को रखता है, उसका नाम है अमेरिका और उसके सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कह रहे हैं बार बार कि भाई ये जंग मेरे कहने पर पाकिस्तान ने रोकी है, वरना इंडिया का तो काम तमाम था। इसका मकसद यह है कि दहशतगर्दी के भी प्रमोटर्स को दुनिया पहचानेगी। अब मैं ये नहीं कहती कि वो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से ही निकले, लेकिन इन अदर वे मैं जानना चाहती हूं आपसे, क्या आप समझती हैं कि मजीद आइसोलेट ही होना है इंडिया को, क्योंकि इस वक्त जो वर्ल्ड का सेंटर स्टेज कह लीजिए या सेंटर ऑफ अटेंशन जो है वो पाकिस्तान है? देखिए, इसकी बहुत सारी कड़ियां निकलती हैं आपके सवाल की। उनकी आइसोलेशन की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को ओन ही नहीं किया कि सीजफायर डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था। ठीक है, क्योंकि वो उस वक्त बैक जरिए वो चाह भी रहे थे कि सीजफायर हो जाए, जितनी बुरी तरह वो पाकिस्तान से मार खा रहे थे, वो चाह भी रहे थे कि सीजफायर हो जाए, लेकिन उसका सेहरा फिर भी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ही नहीं दिया। ठीक है, और फिर आपने यूएस से बिगाड़ी, क्यों? क्योंकि यूएस ने कहा था कि मसला कश्मीर को हल किया जाए, जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान सबसे बड़ा इन कॉन्फ्लिक्ट जोन है। तो इंडिया ने कभी भी कश्मीर के हवाले से किसी थर्ड पार्टी मीडिएटर का किरदार को सराहा ही नहीं है, क्योंकि उसको डर है कि जैसी कोई तीसरी पार्टी आएगी वो ज़ाहिर कश्मीर का मुनसिफाना हल चाहेगी। ना उन्होंने पाकिस्तान अवाम को हक़ खुद इरादियत कभी हासिल करने दिया और ना कभी थर्ड पार्टी मीडिएटर के तौर पर किसी भी तीसरे मुल्क को सालसी का किरदार अदा करने दिया। क्यों? भारत के पार्ट पर यह खदशा है कि अगर कश्मीरियों के हाथ में ये राय दी जाए, इख्तियार दिया जाए, या कोई थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व होती है, चाहे वो यूएस क्यों ना हो, तो कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का और बनेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को भी उन्होंने रद्द कर दिया और सारा सेहरा अपनी बूदी मीडिया के, बूदी गवर्नमेंट के साथ देने
सुंदर, मेरे पास वक्त कम है, किसी और रोज हम इस सारी डिबेट को आगे लेके बढ़ेंगे, लेकिन एयर कमोडोर साहब से मैं जरा एक दो चीजों पे बात करना चाहती हूँ। सर रैपिडली फरमाइएगा कि क्या आप समझते हैं जिस वक्त जंग का ये सारा माहौल था, मैं उसको भी थोड़ा रिव्यू करती हूँ। 2025 में हम बैठे हुए हैं, 6 तारीख, 7 तारीख और 8 और 9 फिर हो गई, लेकिन जब इन्होंने ड्रोन्स भेजने शुरू किए, आखिरी जो इन्होंने अपनी कारनामे सर अंजाम दे रहे थे इंडिया वाले, उन ड्रोन्स को भी हमने कुछ नहीं किया, ना हमने वहां पर उनको गिराया, ना हमने खुद से कुछ इनिशिएट नहीं किया। ये जो टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के पास, एयर डिफेंस की मैं बिलखुसूस आपसे पूछ रही हूँ, पाकिस्तान इसमें इस वक्त एक बहुत एज पर है। I mean, हमने बहुत सारी चीज़ों में तहम्मुल का मुजाहरा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ज़ाहिर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी चीज़ों को रिवील करें। सो व्हाट डू यू एग्जैक्टली थिंक अबाउट द पाकिस्तानी स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स द एयर स्ट्राइकिंग एंड अदर थिंग्स एज वेल? देखें, पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा एयर डिफेंस और एंटी ड्रोन सिस्टम है। एंटी ड्रोन सिस्टम है हार्ड किल, सॉफ्ट किल, उसमें जो है 10 किलोमीटर तक कोई ड्रोन भी आया तो जैमिंग हो जाती है, उसकी स्पूफिंग हो जाती है, उससे करीब आया तो उसके पर हार्ड किल होती है। ये प्रॉपर सिस्टम हमारे पास मौजूद होता है, जिसको हमने यूज भी किया बहुत सी जगहों पे। तकरीबन उनके 88 के करीब ड्रोन्स आए थे, जिनमें से हार्डली 4 या 5 आगे आ सके थे। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि जो कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर है ना, ये हमेशा चेंज होता है। नेचर ऑफ वॉरफेयर हमेशा सेम रहती है, नेचर ऑफ वॉरफेयर होती है वायलेंट, ये हमेशा सेम रहेगी, क्लॉसविट्ज ने कहा। लेकिन कैरेक्टर ऑफ वॉर चेंज होगा, कैरेक्टर ऑफ वॉर के हाउ यू आर गोइंग टू फाइट दैट वॉर। जो ये वॉर हुई थी मार्का 2025, अगली जंग इस तरह नहीं होगी। अगली जंग के लिए हमने फिर दोबारा तैयारी करनी है, हमने अपने टैक्टिक्स बनाने, अपना डॉक्ट्रीन बनाना है। यहाँ पे हमारा डॉक्ट्रीन था मल्टी डोमेन ऑपरेशन, अगला डॉक्ट्रीन हमारा कुछ और होगा। और आप देखें कि इंडिया जब भी कोई इलेक्शन के आसपास, अभी आपने आइसोलेशन की बात की ना, आइसोलेशन से निकलना भी है तो इंडिया ने, देखिए 2029 एक आ रहा है साल जिसमें इलेक्शन आ रहे हैं इंडिया का। 2029 ही वो साल है जिसमें इन्होंने जो राफेल कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, एक्सपेक्टेडली वो डेट वही है 2029 में आ रहे हैं। S-400 जो इन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट किए हैं वो भी 2029 में आ रहे हैं। यानी 2029 में मोदी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को कुछ चाहिए, अपने एक नैरेटिव चाहिए उस इलेक्शन को जीतने के लिए। मिलिट्री पार्ट जैसा वो कहता था मेरे पास राफेल होते तो मैं ये करता, तो अब अपने आप को दोबारा बिल्डअप करें। यही काम हम भी कर रहे हैं, और जंग यही इसी तरह ही होती है कि दोनों फोर्सेस अपने आप को बिल्डअप करती है एक नए टैक्टिक्स के साथ, नई स्ट्रेटजीज के साथ। बहुत अच्छी बात की है कमोडोर साहब आपने। मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करने का कहा जा रहा है, वरना दिल तो होता है कि आप लोगों की गुफ्तगू सुनते रहें। वेल, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बेहद शुक्रिया। एयर कमोडोर रिटायर्ड रजा हैदर साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए। सुनील साहबा आपका भी बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।